नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से बी एकेडमिक्स पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले तुम्हारी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो के ऊपर, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम शीत युद्ध का दौर का सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले बता दूं कि पार्ट 1 में मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया था। पार्ट 1 में मैंने ये पहला टॉपिक पढ़ाया था द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और शीत युद्ध का आरंभ और क्यूबा मिसाइल संकट। तो चलिए आज हम इस वीडियो का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा शीत युद्ध, या दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ होने के क्या कारण थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध का मतलब होता है युद्ध ना होकर युद्ध की संभावना बने रहना। युद्ध ना होकर युद्ध की संभावना बने रहना शीत युद्ध कहलाता है। यानी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब लगता है कि युद्ध होगा लेकिन युद्ध नहीं होता, लड़ाई नहीं होता है किसी भी देश के बीच या किसी भी महाशक्ति के बीच, तो उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की बात क्या होता है कि विश्व दो खेमों में बढ़ जाता है, दो गुटों में बढ़ जाता है। पहला गुट होता है अमेरिका का और दूसरा गुट होता है सोवियत संघ का। दो गुट में विभाजित हो जाता है और यहीं से शीत युद्ध का आरंभ होता है। शीत युद्ध के आरंभ होने के कुछ कारण है, तो देखिए एक एक करके उन कारणों को देखते हैं। पहला कारण है विचारधारा संबंधित विभेद। दूसरे विश्व युद्ध की बात क्या होता है कि विश्व पटल पर दो महाशक्तियों का उदय होता है। पहला होता है अमेरिका, दूसरा होता है सोवियत संघ। अमेरिका जो होता है ना वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा होता है, जबकि जो सोवियत संघ होता है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एक विचारधारा की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये चाहते हैं कि ज्यादातर देश या लगभग सभी देश मेरी ही विचारधारा को अपनाएं, जिसके कारण ये अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। ठीक है। दूसरा कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप। दूसरे विश्व युद्ध में अगर किसी को अगर सबसे ज्यादा हानि हुई तो वो हुई थी यूरोप को। यूरोप में त्राही त्राही मची, उसको आर्थिक और वित्तीय और सैन्य रूप से बहुत बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ा था दूसरे विश्व युद्ध का। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध में जो यूरोप था ना वो युद्ध का अखाड़ा बन चुका था। ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश, जो पश्चिमी यूरोप के देश होते हैं जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये जो क्या करते हैं ये पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका का समर्थन करते हैं, जबकि जो पूर्वी यूरोप के देश हो गए वो क्या करते हैं सोवियत संघ का, जैसे पोलैंड हो गया, ये सोवियत संघ का समर्थन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप दो खेमों में बढ़ जाता है। यूरोप के दो खेमे बटना भी एक शीत युद्ध का एक कारण माना जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्या कारण है, सैन्य गुटों का निर्माण। दूसरे विश्व युद्ध की बात क्या होता है कि सैन्य गुटों का निर्माण शुरू रहता है। ठीक है। अमेरिका जो होता है वो नाटो की स्थापना करता है। ठीक है। कब करता है ये? 4 अप्रैल 1949 को। इसका फुल फॉर्म है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना करता है। और इसका मानना था, अगर बात करें कि उस वक्त जब इसकी स्थापना की गई थी नाटो की, तो उस वक्त उसमें टोटल 12 देश थे, लेकिन आज अगर वर्तमान में बात करें तो आज इसमें वर्तमान में लगभग 30 देश है। ठीक है। कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 30 देश है जहाँ तक। अगर इस बात करें कि इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इन्होंने घोषणा की कि अगर इन 12 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला कोई करता है, कोई भी देश इन 12 देशों में से किसी एक पर भी हमला करता है, तो सारे 12 देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है। वही क्या होता है कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश होते हैं ना, पश्चिमी यूरोप के देश इसमें शामिल होते हैं नाटो में, जबकि पूर्वी यूरोप के जो देश होते हैं ना वो सोवियत संघ के नेतृत्व में एक 1955 में ये भी एक सैन्य गुट बना लेते हैं, संगठन बनाते हैं, जिसका नाम होता है वार्सा पैक्ट। और ये जो था वो नाटो का विरोध में बनाया गया था, नाटो को काउंटर करने के लिए ये सैन्य संगठन बनाया गया था। अगला कारण हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की बात क्या होता है ना, यूएनओ की स्थापना की जाती है, और इसके यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आगे विश्व युद्ध जैसी कोई युद्ध ना हो। ठीक है। आगे कोई भी युद्ध ना हो, उसको रोकने का काम नहीं होता है यूएनओ का। लेकिन जो यूएनओ होता है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापना तो इसकी की जाती है, लेकिन वो शीत युद्ध को रोकने में कमजोर हो जाता है, वो नहीं रोक पाता है। ठीक है। दोनों गुट अपने शक्तियों के प्रचार में लगे पड़े हैं और शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पाता। तो भी ये कारण माना जाता है शीत युद्ध के आरंभ का, क्योंकि यूएनओ जो था वो कमजोर सिद्ध हो रहा था। अगला था अस्त्र शस्त्र की होड़। ठीक है। दोनों गुटों ने क्या किया, अस्त्र शस्त्र की होड़ शुरू हो गई थी, दोनों में हथियारों को लेकर एक रेस सी शुरू हो गई थी, और दोनों देशों ने परमाणु बम बना लिए थे, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अगला हमारा कारण है विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रभाव का बढ़ता दायरा।
दोनों महाशक्तियां थी, जो यूएसए था वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था, जबकि जो यूएसएसआर था वो साम्यवादी विचारधारा का। तो दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनकी विचारधारा का ही प्रभाव बढ़े। जहां अमेरिका इस बात का प्रयास कर रहा था कि जो नौ स्वतंत्र देश जो अभी भी अपने यूरोप के उपनिवेश से आजाद हो रहे हैं, जो नौ अभी नए आजाद देश है, वो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाए। ये कौन चाहता था? अमेरिका। जबकि सोवियत संघ का मानना था कि जो नौ स्वतंत्र देश है वो साम्यवादी विचारधारा को अपनाए और अपने शासन व्यवस्था को चलाए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कारण थे शीत युद्ध के आरंभ होने के। आई होप आपको समझ आया हो। अब हमारा अगला टॉपिक है महाशक्तियों का छोटे देशों से होने वाला लाभ। जो महाशक्तियां थी दोनों, यूएसए और यूएसएसआर, इनका जो छोटी देशों के साथ अपने छोटे देशों को अपने साथ में क्यों लेना चाहते थे? क्यों? कुछ तो लाभ रहे होंगे, कुछ तो फायदा रहा होगा, तभी तो छोटे देशों को अपने साथ जोड़ रही थी महाशक्तियां। तो चलिए वो लाभ या वो कारण देखते हैं। तो पहला लाभ है महत्वपूर्ण संसाधन। ठीक है, जो छोटी महाशक्तियां थी ना, उनके पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल और खनिज थे बहुत बड़ी मात्रा में। तो वो महाशक्तियां इन खनिजों का दोहन करना चाहती थी, इसलिए उनका उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहती थी, इसलिए उनके साथ ये अपने गुट में शामिल करती थी, दोस्ती कर देती है। अगला कारण है भू क्षेत्र का उपयोग। महाशक्तियां छोटे देशों के भू क्षेत्र का उपयोग हथियारों के संचालन के लिए करना चाहती थी। उदाहरण के लिए क्यूबा। अगर हम क्यूबा का, हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्यूबा के बारे में पढ़ा, तो क्यूबा जो था ना, उसमें क्या होता है, क्यूबा एक द्वीपीय देश होता है यूएसए का, लेकिन वहाँ पे यूएस की दोस्ती किसके साथ होता है? यूएसएसआर के साथ। और यूएसएसआर क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करता है यूएसए पर हमला करने के लिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए कि यूएसएसआर जो था वो क्यूबा की धरती का उपयोग यूएसए पर हमला करने के लिए कर रहा था। तो एक सैन्य गुट, तो हथियारों को चलाने के लिए ही कर रहा था वो। सैन्य ठिकाने बनाना। दोनों गुट एक दूसरे की जासूसी करने के लिए क्या करते थे? छोटे देशों के साथ संगठन बनाते थे, गठबंधन करते थे, ताकि वो एक दूसरे की जासूसी कर पाए। आर्थिक मदद। जो महाशक्तियां थी ना, दोनों महाशक्तियां, उनका मानना था कि जो छोटे देश है ना, वो अपने सैन्य खर्चों को नहीं उठा सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सैन्य खर्चे उठा पाए। इसलिए क्या किया, इन दोनों महाशक्तियों का मानना था कि इनको अगर हम अपने गुट में शामिल कर लेते हैं तो हम इनको तो एक तो उनके संसाधनों का, उनकी भूमि का उपयोग कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम उनको अपनी सुरक्षा भी हम अपनी सुरक्षा दे सकते हैं उनको, और उनकी सुरक्षा सैन्य सहायता दे सकते हैं, और उनको अन्य देशों से उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे छोटे महाशक्तियों का छोटे देशों से होने वाले लाभ। अब हमारा अगला टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे का क्या मतलब है, देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में शीत युद्ध का आरंभ होता है, और 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन जब हो जाता है, तो क्या होता है कि शीत युद्ध का अंत भी होता है। सोवियत संघ के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल में। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद और शीत युद्ध का अंत जाता है। तो शीत युद्ध के आरंभ और उसके अंत, ठीक है, आरंभ से लेके अंत तक, आरंभ से अंत तक के बीच जो इस समय काल में, जो समय अवधि में जो घटनाएं घटित हुई ना विश्व पटल पे, उसी को हम शीत युद्ध के दायरे में गिनते हैं। ठीक है, तो देखते कौन कौन से दायरे थे या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो हमारा पहला जो शीत युद्ध का दायरा है या घटना है वो है कोरिया संकट। कोरिया संकट क्या है कि 1950 से 1953 के बीच क्या होता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के में गृहयुद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ पे जो अमेरिका जो होता है वो दक्षिणी कोरिया का समर्थन करता है, और वहीं उत्तरी अमेरिका का समर्थन कौन कर रहा होता है? सोवियत संघ। ठीक है, लेकिन जो भारत जैसे अन्य 9 स्वतंत्र देश थे, ठीक है, जो गुट निरपेक्ष का पालन कर रहे थे, उनका ये मानना था कि उन्होंने किसी का भी समर्थन नहीं किया, ना तो अमेरिका के साथ चले, ना ही वो यूएसएसआर के साथ चले। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों की समस्या जो थी उसको समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये कहा कि कैसी समस्या को समाधान किया जाए, हल प्रदान करने की कोशिश की। दूसरा हमारा समस्या वो है वियतनाम संकट। वियतनाम जो था ना, जैसे हम भारत जो था और श्रीलंका जैसे हो गया, ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे ही जो वियतनाम था वो फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है, शुरू में। तो जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होता है, तो दूसरे विश्व युद्ध में क्या होता है कि जापान वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार जाता है, तो फ्रांस जो वियतनाम पर फिर से आक्रमण कर देता है और उसको अपने द्वारा कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन डायन बियन फू का युद्ध होता है जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जिनेवा का समझौता किया जाता है, जिसके तहत जिनेवा के समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट देता है। एक तो होता है उत्तरी वियतनाम और दूसरा होता है दक्षिणी वियतनाम।
तो ये हो गया वियतनाम का। इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका जो है ना, जब वियतनाम दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो अमेरिका क्या करता है, पूंजीवाद के प्रसार के लिए दक्षिणी वियतनाम का समर्थन करता है। और जिसके कारण उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में जो है ना, वो अमेरिका भी भाग लेता है और अमेरिका भी इस युद्ध को लड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार हो जाती है। अमेरिका बहुत ही गंदी तरह से हारता है। उसको सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से और जनहानि की, लोगों बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि खुद अमेरिकी सरकार का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार जाती है। और इसके बाद जब हार जाता है अमेरिका, तो दोबारा से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम मिलकर एक ही वियतनाम रह जाते हैं। तो ये हो गया हमारा अगला कारण। तीसरा कारण हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 में क्या होता है कि सोवियत संघ अमेरिका पर हमला करने के लिए क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर देता है। लेकिन अमेरिका को इस बात की खबर 3 हफ्ते के बाद चलती है। तब क्या करता है अमेरिका जो है ना, वो क्यूबा की नाकेबंदी कर देता है, जिसके कारण सोवियत संघ को मिसाइलें हटानी पड़ती है। सोवियत संघ जब मिसाइलें हटाने लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद अमेरिका भी क्यूबा की नाकेबंदी समाप्त करता है। लेकिन जो यूएसए था ना, सोवियत संघ था, वो बताता है कि मैंने क्यों क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात की थी। उसका कहना था कि मिसाइलें तैनात करने का उसका तर्क दिया कि अमेरिका जो था ना, वो क्यूबा में जो साम्यवादी शासन था उसका तख्ता पलट करने वाला था। यानी साम्यवादी शासन को हटा के पूंजीवादी शासन स्थापित करना चाहता था। इसलिए सोवियत संघ ने वहाँ की सरकार को बचाए रखने के लिए मिसाइलें तैनात की थी। और जो क्यूबा मिसाइल संकट था ना, इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु या चरम सीमा कहते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। अगर हमारा बर्लिन संकट, दूसरे विश्व युद्ध में हमें पता है कि अब जर्मनी की हार जाती है, जबकि हिटलर होता है जर्मनी का शासक, और जर्मनी की हार हो जाती है। जब जर्मनी हार जाता है, तो उसकी जो बर्लिन है, उसकी राजधानी है बर्लिन, उस पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ, इन चारों का आधिपत्य यानी शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, अपना कब्जे में ले लेते हैं। तो वही क्या होता है कि जहाँ पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी विचारधारा में समर्थन करता है, वहीं पूर्वी जर्मनी जो होता है वो उसमें साम्यवादी शासन स्थापित होता है। लेकिन जब क्या होता है कि 1961 में सोवियत संघ जो था ना, जब ये एक तरह से विचारधारा के तौर पे ना जर्मनी 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले जर्मनी के लोग थे और एक साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले जर्मनी के लोग थे। लेकिन 1961 में क्या होता है कि सोवियत संघ जो है ना, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, उसके बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। और इससे क्या होता है कि पहले तो विचारधारा के आधार पर जर्मनी 2 भागों में विभाजित होता है। लेकिन अब क्या होता है, जब दीवार खड़ी होती है, वो क्षेत्र जमीनी स्तर पे भी उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन ये दीवार कब टूटती है, 1989 में टूट जाती है और जर्मनी का क्या होता है, एकीकरण हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्यूबा में बर्लिन संकट, जो कि शीत युद्ध के दायरे में आता है। अगला हमारा शीत युद्ध का दायरा है हंगरी समस्या। हंगरी समस्या है क्या है कि इस समय ना, यहाँ पे हंगरी में सोवियत संघ जो था ना, जबरदस्ती साम्यवादी शासन को स्थापित कर रहा था, थोपने की कोशिश करता, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अगला हमारा लास्ट है गुट निरपेक्ष का निर्माण। दूसरे विश्व युद्ध की बात क्या होता है कि 2 गुटों का निर्माण हो, जैसे हमें पता है यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर 2 गुटों का निर्माण होता है। लेकिन जो एक 9 स्वतंत्र देश थे ना, उसमें से कुछ देश इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होते और अपना एक अलग गुट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष। ठीक है, थर्ड पार्ट में गुट निरपेक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि गुट निरपेक्ष का निर्माण करते हैं। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे हम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार प्रकट करेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो आंदोलन की शुरुआत की थी, उसमें मुख्य 5 देशों को शामिल किया जाता है, जो कि इसके संस्थापक देश माने जाते हैं, जैसे भारत, घाना, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। ये जो देश थे, ये 9 स्वतंत्र देश थे, आज़ादी हुए थे। ये पहले यूरोप के उपनिवेश थे और ये आज़ाद हुए थे, और इन्होंने ही मिलकर गुट निरपेक्ष का निर्माण किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शीत युद्ध के दायरे। इसी के साथ जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड वीडियो है, वो भी खत्म हो रहा है। इसे हमने पढ़ लिया। बाकी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है उसको। आप वीडियो का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।
मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक मैं जय हिंद जय भारत।